हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप असेसमेंट या क्विज के लिए जो आईटीआर फाइल करेंगे तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो आईटीआर फाइलिंग से पहले आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उन डॉक्यूमेंट के बिना आप अपना आईटीआर जो है वो फाइल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको एक सेपरेट फाइल बनानी है और उस फाइल में आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखने हैं। तो जब आप अपने असेसमेंट या 2025 का आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको उसमें बड़ी आसानी हो सकती है। और साथ ही फ्यूचर में अगर आपके पास कोई नोटिस आ जाता है तो उस केस में भी आपको, अगर आपकी फाइल मेंटेन होगी तो काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको मेंटेन करके रखने हैं, उसमें फर्स्ट है आपका पैन कार्ड। तो पैन कार्ड जो है वो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि बैंक की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, यदि आपकी किसी इनकम पर टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट किया गया है तो वहाँ पर आपका पैन नंबर होना कंपलसरी है। बिना पैन के आपका टीडीएस जो है वो हायर रेट से डिडक्ट किया जाएगा। साथ ही आपका जो पैन नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट नंबर जो है उससे लिंक होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका पैन जो है वो आपके बैंक अकाउंट नंबर से लिंक होगा तो आपका जो रिफंड है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट जो है उसमें रिसीव हो जाएगा। अब गवर्नमेंट के द्वारा जो रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया है उसमें ये है कि यदि आप अपना पैन कार्ड जो है वो भूल जाते हैं तो उस केस में आप अपने आधार नंबर जो है उससे भी इनकम टैक्स की साइट पे जाकर लॉगिन कर सकते हैं और आप अपना आईटीआर जो है वो अपने आधार कार्ड के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। सेकंड है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड जो है वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आई रिटर्न फाइल करने के लिए। यदि आपने आधार कार्ड के लिए अभी अप्लाई किया है और वो आपको अभी अलॉट नहीं हुआ है तो उस केस में आप एनरोलमेंट आईडी जो है वो भी अपने रिटर्न में डाल सकते हैं। अब यदि आपका पैन कार्ड अगर आधार कार्ड से लिंक होगा तो एक बेनिफिट है कि आप अपना जो आईटीआर है वो ई वेरीफाई कर सकते हैं ईजिली और ओटीपी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। थर्ड, यदि आप एक सैलरी एम्प्लॉयड है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयर जो है उसे फॉर्म 16 जो है वो कलेक्ट कर ले। फॉर्म 16 जो है उसमें आपकी सैलरी की सारी डिटेल होती है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी परक्यूजिट्स कितने हैं, आपको अलाउंसेस क्या क्या मिले हैं, साथ ही आपके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वो सारी डिटेल जो है वो आपके फॉर्म 16 में अवेलेबल होती है। और साथ ही वहाँ पर आपको जो एम्प्लॉयर है उसके पैन नंबर, टैन नंबर, उनकी डिटेल भी मेंशन होती है। यदि आपके पास फॉर्म 16 है तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है और आप फॉर्म 16 से आपका जो आईटीआर है वो इजीली फाइल कर सकते हैं। साथ ही यदि आप एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप उन सभी एम्प्लॉयर से अपना जो फॉर्म 16 है वो कलेक्ट कर ले रिटर्न फाइल करने से पहले। फोर्थ डॉक्यूमेंट है आपका फॉर्म 16A, 16B एंड 16C। तो अगर आपकी जो सैलरी की इनकम है उसके अलावा कोई दूसरी इनकम पर अगर आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है, लाइक रिकरिंग डिपॉजिट पर या फिक्स डिपॉजिट पर, तो उस केस में आपको जो टीडीएस सर्टिफिकेट है यानी कि फॉर्म 16A जो है वो बैंक के द्वारा या कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इशू किया जाएगा। फॉर्म 16B जो है वो बायर के द्वारा इशू किया जाता है। सेलर को बायर के द्वारा अगर कोई पेमेंट किया जाता है सेलर का तो उस केस में उसके द्वारा टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है। तो उस केस में सेलर जो है वो बायर से फॉर्म 16B जो है वो कलेक्ट कर सकता है। फॉर्म 16C जो है वो उस केस में प्रोवाइड किया जाएगा यदि आपकी रेंटल इनकम पर कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया है इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। तो उस केस में जिस पर्सन के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो आपको फॉर्म 16C जो है वो इशू करेगा। फिफ्थ डॉक्यूमेंट है आपका बैंक अकाउंट। तो जब आप असेसमेंट या 24-25 की आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो उसमें आपको अपने सारे बैंक अकाउंट जो कि वैलिड है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे आपके करंट अकाउंट हो, उन सभी की डिटेल जो है आपको अपने आईटीआर में मेंशन करनी है। साथ ही आपको उनके बैंक नेम, उनके अकाउंट नंबर, उनके आईएफएससी कोड, वो सारी डिटेल भी आपको आईटीआर में मेंशन करनी है। साथ ही आपको एक अकाउंट जो है वो प्राइमरी रखना है जिसमें आप अपना रिफंड जो है वो क्लेम करना चाहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपको अपने बैंक अकाउंट को अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक करना है ताकि आपको रिफंड जो है वो इजीली मिल जाए। एक चीज़ है जो कि यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका बैंक अकाउंट जो है वो अगर पैन और आधार से लिंक नहीं है तो पहले आप अपना बैंक अकाउंट नंबर जो है आपके पैन और आधार से लिंक करा लें ताकि आपका रिफंड जो है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट जो है उसमें आ जाए। सिक्स्थ डॉक्यूमेंट है आपका बैंक स्टेटमेंट एंड पासबुक। तो जो आपका बैंक स्टेटमेंट और पासबुक होता है उसमें आपकी जो इंटरेस्ट इनकम होती है, चाहे वो आपको सेविंग बैंक से मिला हो या आपको एफडी के इंटरेस्ट पर मिला हो, वो मेंशन होती है। तो आप क्या करें कि आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है उसको नोट करके अपनी फाइल जो है उसमें लगा लें ताकि जब आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। सेवेंथ डॉक्यूमेंट है आपका 26 AS, TIS एंड AIS।
26 ईएस जो है वो आपका एनुअल स्टेटमेंट है, जिसमें आपके पैन नंबर से पूरे साल में जितने भी टैक्स डिडक्ट हुए हैं उन सब की डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। यदि आपका एम्प्लॉयर के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया गया है या बैंक के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया गया है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है, तो उन सभी की डिटेल जो है वो आप 26 ईएस में जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके द्वारा कोई एडवांस टैक्स का है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया गया है तो वो भी आप 26 ईएस में चेक कर सकते हैं। अब मान लो यदि 26 ईएस में आपका जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो अगर शो नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप जो टीडीएस डिडक्टर है उनसे बात कर सकते हैं और उनको अपना टीडीएस रिटर्न जो है वो रिवाइज या करेक्शन करने के लिए बोल सकते हैं। अब आपका जो एआईएस या टीआईएस है, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, तो इसमें आपके द्वारा पूरे साल भर में जो भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं उन सभी की डिटेल जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की साइट पे जाना है, वहाँ जाकर आप एआईएस या टीआईएस जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या डिटेल मिलती है, अगर आपका कोई टीसीएस या टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो उसकी डिटेल, अगर आपके द्वारा शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसकी डिटेल, अगर आपका कोई डिमांड या रिफंड है तो उसकी डिटेल, साथ ही अगर आपके द्वारा कोई टैक्स का पेमेंट किया जाता है तो वो सारी डिटेल और भी अदर इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको एआईएस या टीआईएस जो है उसमें मिल जाती है। 8th है आपका होम लोन स्टेटमेंट। यदि आपने भी होम पर कोई लोन ले रखा है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट जो है उसकी सेक्शन 24 में और प्रिंसिपल अमाउंट की सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलती है, जो कि आप आईटीआर फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो पहले से ही एक फाइल जो है उसमें प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखने हैं, ताकि जब आप आईटीआर फाइल करने जाएँ तो आपको आसानी रहे। 9th है आपका कैपिटल गेन की डिटेल, यानी कि अगर आपने शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपके जो ब्रोकर है, लाइक एंजल ब्रोकिंग हो गया, मोतीलाल ओसतवाल हो गया, उनसे आपको अपना एनुअल स्टेटमेंट जो है वो लेके रखना है। और यदि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज की है तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो प्रॉपर्टी की सेल डीड है वो आपको अपने फाइल जो है उसमें मेनटेन करके रखनी है। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। 10th है आपका टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। यदि आपने अपने टैक्स को बचाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे कि आपने एलआईसी करवा रखी है या पीपीएफ में कोई कंट्रीब्यूशन किया जाता है या एनपीएस में कोई अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है या आपके द्वारा मेडिक्लेम कराया जाता है या आपके द्वारा कोई डोनेशन दिया जाता है या आपके द्वारा कोई एजुकेशन लोन लिया गया है या आपके द्वारा हाउसिंग लोन जो है वो लिया गया है, तो उस केस में आप जो प्रिंसिपल की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और साथ ही अदर कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है तो उनसे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको एक प्रॉपर फाइल में मेंटेन करके रखने हैं, ताकि जब आप अपना आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो आप वहाँ से डिडक्शंस जो है वो इजीली देख सकते हैं। 11th है रेंटल इनकम। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दे रखी है और उससे अगर आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है तो उस केस में उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप फाइल में मेंटेन करके रखें। साथ ही यदि आप कोई रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में आप जो लैंडलॉर्ड है उससे आपके द्वारा जो रेंट पे किया जाता है उसकी रिसिप्ट जो है वो ज़रूर ले लें और वो भी आप अपनी फाइल में मेंटेन करके रखें, ताकि जब आप रिटर्न फाइल करने जाएँ तो आपको आसानी रहे। 12th है आपका डिविडेंड इनकम। यदि आप भी शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से अगर आपको कोई डिविडेंड इनकम रिसीव हो रही है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो भी आप पहले से ही फाइल में मेंटेन करके रख लें। एंड लास्ट 13 है फॉरेन इनकम। अगर आपको फॉरेन कंट्री से किसी भी प्रकार की कोई भी इनकम रिसीव हो रही है तो उससे रिलेटेड भी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आप फाइल में पहले से ही मेंटेन करके रख लें, ताकि जब आप रिटर्न फाइल करने जाए तो आपको आसानी रहे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जिनकी आपको फाइलिंग करके रखनी है। हालांकि ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपके आईटीआर के साथ तो जाते नहीं हैं, लेकिन अगर आप इनकी फाइलिंग करके रखेंगे तो आपको आईटीआर भरने में बड़ी आसानी रहेगी और आप कोई भी डिटेल जो है वो गवर्नमेंट से छुपा नहीं सकते, क्योंकि आजकल आपका जो एआईएस है और टीआईएस है उसमें आपकी सारी डिटेल जो है वो मेंशन होती है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है पर्सन की इनकम पर कि उनको इनकम जो है वो कौन से सोर्सेज से रिसीव हो रही है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।